नमस्ते दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कृपया आरपी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी अच्छी कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। और हाँ दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी कहानी कैसी लग रही है। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही खास होते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। चैप्टर 11, जिद और प्यार की कहानी। सुबह की हल्की धूप कमरे में छनकर आ रही थी। अरमान ने जैसे ही आंखें खोली, आर्या बालकनी में फाइल्स लेकर कुछ पढ़ रही थी। बाल हवा में उड़ रहे थे और होठों पर हल्की सी मुस्कान। वो दरवाजे से टिककर बोला, मैडम, सुबह सुबह इतनी टेंशन किस बात की है? आर्या ने बिना देखे जवाब दिया, जॉब इंटरव्यू की टेंशन है मिस्टर जिंदल। अरमान आगे बढ़ा, उसके पास आकर बोला, कैंसल कर दो आर्या, दादाजी एलो नहीं करेंगे। आर्या ने मुड़कर उसकी तरफ देखा, आंखों में वही नटखट चमक। आपको कैसे पता? क्या आपने मुझसे पहले उनसे बात कर ली? अरमान ने गहरी सांस ली। तुम्हें पता है दादाजी के रूल्स, वो अपनी बहू को ऑफिस जाते हुए कभी नहीं देखना चाहेंगे। आर्य ने हल्की नाराजगी से कहा, तो क्या मैं बस पूरे दिन घर में बैठती रहूं? आप काम करें, बाकी लोग काम करें, और मैं बस चुपचाप सज-धज कर घूमती रहूं? अरमान ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। आर्य की बातों में बचपना भी था और हिम्मत भी। आपको लगता है कि मैं उनसे डर जाऊंगी? आर्य ने अपने होंठ काटे और धीरे से बोली, मैं किसी से नहीं डरती अरमान, अपने सपनों से भी नहीं। वो मुड़कर चली गई, पर अगले ही पल उसकी आंखें भर आईं। अरमान ने उसे रोते देखा और कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से उसके पास आया। देखो आर्या, वो हल्का झुकते हुए बोला, रोना बंद करो। तुम जिद्दी भी हो और क्यूट भी। तुम रोटी हो तो गिल्ट फील होता है। आर्या ने आंसू पोंछते हुए कहा। आपको गिल्ट फील होता है या इरिटेशन? अरमान मुस्कुराया, दोनों। आर्या ने नाक सुरेखते हुए कहा, तो फिर आप मुझे समझाने क्यों आए हैं? अरमान हंसते हुए बोला, शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारी जिद मेरे दिल में उतर चुकी है। वो आर्य को अपनी बाहों में खींच लेता है। आर्य चौंकती है पर कुछ कह नहीं पाती। अरमान की आवाज बेहद नरम थी, तुम जानती हो मैं तुमसे 11 साल बड़ा हूं और फिर भी तुमसे हार जाता हूं। आर्य ने मुस्कुराकर कहा, तो हार मान लीजिए ना, मुझे जॉब करने दीजिए। अरमान उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माना कर पाऊंगा? आर्य शर्माकर उसकी चेस्ट पर हल्के से मुक्का मारती है, आप बहुत बदमाश है। अरमान मुस्कुराया, और तुम बहुत चुलबुली। वो झुका और उसके होठों पर एक हल्का सच्चा किस रख दिया। पहले वो पल धीमा था, फिर दोनों उसी एहसास में खो गए। आर्य ने आंखें बंद कर ली। उस एक पल में हर लड़ाई, हर जिद पिघल गई। और तभी भैया आए। दरवाजा खुला। कबीर ने अंदर आते ही फ्रीज मार लिया। आर्य झटके से पीछे हुई। अरमान ने पलटकर देखा, गुस्सा उबलता हुआ। तू पागल है क्या? कहा था ना डिस्टर्ब मत करना। कबीर बोला, भाई, मैंने सोचा आप ऑफिस में हैं, पर यहाँ टू रोमांस की क्लास चल रही है। आर्य का चेहरा लाल, वो कुशन से अपना चेहरा छिपा लेती है। अरमान ने कुशन उठाकर कबीर को मारा, बैंड कर अपनी बकवास। कबीर हंसा, आ भाई रिलैक्स, अब मैं चाचू बनने वाला हूँ क्या? अरमान चीखा, कबीर। कबीर बोला, इट्स नॉर्मल यार, आप 33 के हो, भाभी 22 की, परफेक्ट कॉम्बो। अरमान, मम्मी ने तुझे क्या खिला के पैदा किया था? कबीर, स्ट्रॉबेरी और मीठा, तभी मैं इतना स्वीट हूँ। अरमान का धैर्य टूट गया, तू जा यहाँ से। कबीर हंसते हुए बोला, समझ गया भाई, प्राइवेसी चाहिए, और वो टीजिंग स्माइल के साथ भाग गया। थोड़ी देर बाद, जैसा अरमान ने सोचा था, कबीर ने सबको बता दिया। अब ड्राइंग रूम में यश, वीर, राघव, अर्णव, विवेक और समर सब बैठे थे। कबीर बोला, मैंने भाई को भाभी को किस करते देखा। यश ने हंसते हुए कहा, अरे इम्पॉसिबल। वीर बोला, हमारे भाई तो एक्सप्रेशनलेस रोबोट है। राघव बोला, अगर ये सच है तो मेन सिक्योरिटी रिजाइन कर रहा हूँ। अर्णव ने हंसकर कहा, ऑफिस में तो अनरोमांटिक लेक्चर्स मिलते हैं और घर में लव सीन। समर बोला, मेन टू यह केस मीडिया में लड़ जाऊंगा, माफिया टर्न लवर। विवेक बोला, बॉस ने अगर ऐसे ही रोमांस किया तो इंडस्ट्री में नए ट्रेंड आ जाएंगे। सब ठहाके लगा रहे थे। कबीर गर्व से बोला, देखा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। शाम का डिनर आर्य ने सानिया के साथ मिलकर डिनर तैयार किया। हर डिश में प्यार झलक रहा था। सब टेबल पर बैठे थे, माहौल अनयूजुअली शांत था। तभी कबीर ने एंट्री मारी। अरे सब इतने चुप क्यों हैं? कोई मर गया क्या? समर बोला, अपनी कले जुबान बंद कर, वरना प्लेट से मार दूंगा। कबीर ने अपनी जुबान बाहर निकाली और आर्य की तरफ हंसकर बोला, देखिए भाभी, मेरी जुबान कले है क्या? आर्य हंस पड़ी, नहीं, आप तो क्यूट है। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज गया। वीर ने कहा, ए फ्लैट टू भाभी ने सर्टिफिकेट भी दे दिया, क्यूट कबीर अप्रूव्ड। अरमान ने बस आर्य को देखा, उसकी हंसी में वही चमक थी, वही मासूमियत जो उसे हर बार हरा देती थी। वो मन ही मन मुस्कुराया, ये लड़की मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है और सबसे खूबसूरत सॉल्यूशन भी। चैप्टर 12, अरमान का गिफ्ट। सब जानते थे कि कबीर और आर्या की जोड़ी कितनी अटपटी और मजेदार थी।
दोनों के दिमाग में हमेशा उल्टी सीधी ट्यूनिंग चलती रहती थी, बेवकूफी, फालतू चुटकुले और बिना वजह हंसी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि चाहे बात कैसी भी हो, आर्या हर बार कबीर का साथ देती ही खत्म करती थी। यही वजह थी कि घर का माहौल हमेशा हल्का फुल्का और शोर शराबे वाला रहता था। डिनर के बाद अरमान ने थोड़ी नाराजगी के साथ बोला, सांप की तरह जीभ निकालना बंद करो, वरना काट दूंगा तुम्हारी जुबान। कबीर हंसी रोकते हुए जीभ अंदर कर ली और पूरी टेबल पर हंसी का ठहाका गूंज गया। दादाजी, वीरेंद्र जिंदल गंभीर होकर मुस्कुराए और बोले, तुम कब बड़े होगे कबीर? बच्चों जैसी हरकतें करते रहते हो। कबीर ने मासूमियत से कहा, दादाजी बस एक बार अरमान भैया चाचा बन जाए, फिर देखना मैं अपने आप बड़ा हो जाऊंगा। कमरा एकदम शांत हो गया। सबकी निगाहें अरमान और आर्या पर टिक गईं। आर्या का चेहरा झिलमिला गया, उसने शर्म से निगाहें झुका ली। अरमान ने एक सेकंड के लिए उस पर देखा, हल्की मुस्कान दी और फिर बात बदल दी। वो हमेशा की तरह अपना मास्टरफुल लेकिन अंदर से परवाह करने वाला स्वभाव दिखाना चाहता था। तुम लोगों के पास बात करने के लिए कोई और टॉपिक नहीं है क्या? उसने कहा। अर्नव मेहरा ने हंसते हुए कहा, अब तुम ऑनलाइन ऑर्डर का लेक्चर मत दो, हमने थोड़ी ने कहा कि हमें तुम्हारे बच्चे चाहिए। सभी फिर से हंस पड़े। आर्या अंदर ही अंदर सबको कोस रही थी, उसे पालक पलक के बीच गड्ढा खोद लेने का मन कर रहा था। इतनी शर्माती थी पर बाहर कुछ दिखाती नहीं थी। रात का खाना खत्म हुआ। आर्या का दिल कहीं और उलझा हुआ था। उसकी अकेली रातें, अपने बड़े बिस्तर पर बिखर कर सोना, ये सब अब बदल चुका था। अब उसे छोटा सा सिमटना पड़ेगा। इस सोच से वो आधी रात तक करवटें बदलती रही। फिर भी किसी तरह की छुटकारे की उम्मीद भी थी, क्योंकि जब अरमान काम में खोया रहता तो उसे थोड़ा चैन मिलता। वो बाथरूम से निकलकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। सिर तक कंबल ओढ़ाकर वो उस गिफ्ट बॉक्स को घूरती रही जो शाम को अरमान ने कमरे में रखवा दिया था। किसी ने कभी उसे गिफ्ट नहीं दिया था, कम से कम नहीं ऐसे सादे तरीके से। दिल धड़क रहा था, पता नहीं उसमें क्या है। तभी दरवाजा धीरे से खुला और अरमान मुस्कुराते हुए कमरे में आया। तुम्हारे लिए है, खोलो इसे, उसने कहा। आर्या की आंखों में चमक आ गई। उसने झट से बॉक्स खोला। अंदर रखा हुआ पोर्सिलेन डॉल जैसे किसी छोटे से चमत्कार की तरह झिलमिला रहा था। उसकी आंखों का रंग, कपड़ों का सूक्ष्म नाजुकपन, चेहरे की मासूमियत, सब कुछ उस छोटे से खिलौने में बिल्कुल जीवंत लग रहा था। आर्या चकित रह गई। दिल में एक अजीब सा सवाल उठा, ये क्यों? वो डॉल को देखते देखते उससे खुद की कोई समानता खोजने लगी, पर न मिली। अरमान ने शांत स्वर में कहा, सोचा तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा पर डॉल नहीं था। राघव ने बताया कि तुम्हें खिलौने पसंद है, सो यही ले आया। उसकी आवाज में कोई ज्यादा भाव नहीं था, पर आंखों में कुछ नरमी चमक रही थी। आर्या ने हिचक कर कहा, आप मुझे इस डॉल से कंपेयर कर रहे हैं? मैं कहाँ इसकी तरह दिखती हूँ? पर फिर मुस्कुराई भी। उस डॉल को पाकर उसे आनंद आया। उसने धीरे से कहा, थैंक यू सर। अरमान ने हल्का सा सिर हिलाया और उठकर चला गया। आर्या देर तक बैठे रही। डॉल उसके हाथ में थी और चेहरे पर अनकही मुस्कान थी। रात की चुप्पी में उस एक पल ने उसे आश्चर्य और सुरक्षा दोनों का एहसास दिया। अरे, पर कहानी यहीं खत्म नहीं थी। रात को जब वो आधी नींद आधी जागती थी, तो उसने बेहतरीन अचरज वाली बातें की, कुछ बड़बड़ाना और बेवजह बहादुरी के सपने देखना। अचानक उसने बेहोशी में जोर से कहा, मैं उनका चीना कीमा बना दूंगी, मैं कराटे आती हूँ। उसके मुंह से निकले ये शब्द अरमान तक पहुंचे। उसने गंभीर स्वर में कहा, तो तुम मुझे मारना चाहती हो? फिर थोड़ी टोकनासी, बेवकूफ लड़की, क्या तुम्हें नींद में ऐसी हरकतें करने की बीमारी है? आर्या चौंकी। वो उठी और संतुलन खोकर फर्श पर गिर पड़ी। दर्द से कराहते हुए बोली, सर। नहीं, और डर के मारे आंखें बंद कर ली। अरमान ने कुछ ठंडी सी सख्ती दिखाई, अगर फिर ऐसी हरकत हुई तो मैं सबको देखा दूंगा। उसकी आवाज में सतर्कता थी, पर यह धमकी उससे कहीं ज्यादा एक चेतावनी थी कि वहां कोई सीमा है जिसे पार नहीं होना चाहिए। आर्या ने विनती की, प्लीज किसी को मत दिखाए, मुझमें कोई बीमारी नहीं है। उसने सफाई दी कि जो हुआ वो उसकी प्रैक्टिस का अंजाम था। जब अरमान घर में नहीं था तब उसने प्रैक्टिस की थी। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेड पर कौन प्रैक्टिस करता है? और वही मजाकिया कटाक्ष भी किया जो उसे गुस्सा और प्यार दोनों दिलाता था। थोड़ी देर बाद अरमान ने उसे बिस्तर के बीचों बीच सुला दिया, ऊपर से कंबल ओढ़ा दिया और बदले हुए सुर में कहा, अगर दोबारा किक मारी तो समझ लो कुछ और भी हो सकता है। आर्या ने उसके इशारे का मतलब समझ लिया और सिर छुपाकर सो गई। आधी रात को उसने देखा कि आर्या फिर किनारे पर सरकती जा रही है। एक और करवट और वो गिर सकती थी। अरमान ने नरमी से उसकी कमर पकड़कर उसे बीच में ले आकर एक बड़ा टेडी रखा। वो बच्चे जैसी सुरक्षा देना जा रहा था और सचमुच ऐसा कर भी दिया। इसी बीच दूसरी तरफ अग्रवाल घर में भी हलचल थी। कानवीर अग्रवाल ने घर आकर पूछा, वो बेवकूफ लड़की कहाँ है? समीरा ने अभिनय करते हुए आंसू बहाते हुए कहा कि आर्या घर छोड़कर भाग गई। उसने मां पर हमला किया, पापा की इज्जत बर्बाद की, और बहनें पूरी तरह दुखी थीं। वंदना भी बनावटी दुख में बोली, हमने बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। वो हमारी बेटी ही तो है। कर्णवीर के चेहरे पर गुस्सा और भारी अहंकार एक साथ था। कोई जरूरत नहीं उसे माफ करने की। आज से उसका नाम मत लेना, हमारे लिए वो मर चुकी है।
उनके शब्दों में कठोरता थी। पर एक बार फिर वे गलत मान रहे थे, अपनी बेटी के बारे में झूठ बोलकर वे खुद को आराम दे रहे थे कि समस्या खत्म हो गई। वापस पैलेस में सुबह की ताजगी आई। अलार्म ने सबको जगाया। आर्या चुपचाप उठकर दौड़ी और जिम ग्राउंड पर पहुंची। वहां राघव और कबीर पहले से मौजूद थे। कबीर अर्ध नाराज, अर्ध हंसमुख बोला, अगर खाने का सवाल न होता तो मैं एक्सरसाइज ही न करता। राघव ने समझाते हुए कहा कि एक्सरसाइज का मकसद सिर्फ पतलापन नहीं बल्कि मसल्स बनाना है, ताकि कोई उसे हजम कर सके और वो अपनी रक्षा कर सके। आर्या ने सांस भरी। उसके मन में कई सवाल थे। क्या खुशी का मौसम ऐसे ही चलता रहेगा? क्या उसकी लड़ाई खत्म होगी? क्या उसके पिता सच में उसे ढूंढेंगे या अपनी शान बचाएंगे? और सबसे अहम, क्या वो खुद अपनी जिद से जीतकर अपना जीवन बना पाएगी?